स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर हम लोग पढ़े थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ थायोफिन। ठीक, जैसे आपको ये पता है कि थायोफिन एक 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें हेट्रो एटम सल्फर होते हैं। वहां आपको ये बताया गया था कि जो सल्फर एटम होता है कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 से कोवेलेंटली जुड़ा होता है। बाकी सभी कार्बन आपस में सिग्मा बॉन्डेड कोवेलेंट जुड़े होते हैं। ठीक, और साथ ही साथ सभी चारों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन आपस में बांड बनाते हुए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। ठीक, और उसमें आपको यह भी बताया गया था कि इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक सल्फर पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में सर्कुलेट होते हैं और इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉनों का एक क्लाउड बनाते हैं जो कि थायोफिन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक, तो इस तरह से कह सकते थे थायोफिन में टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए यह हकल्स रूल को फॉलो करता था और पूरे कंपाउंड में रिजोनेंस होता है, साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, तो एरोमेटिक कैरेक्टर भी फॉलो करता था। ठीक, तो उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशंस ऑफ थायोफिन, यानी कि थायोफिन को हम प्रिपेयर करेंगे कैसे, किस किस मेथड से। आज हम यहाँ सीखते हैं प्रिपरेशन ऑफ थायोफिन। तो ठीक है, कई मेथड्स होते हैं प्रिपरेशन की, तो कुछ मेथड्स का हम यहाँ शुरुआत करते हैं बताने का। तो पहला मेथड हम सीखेंगे फ्रॉम एसिटिलीन। तो फर्स्ट मेथड की अगर हम बात करें, पहले हम एसिटिलीन से कैसे बनाएंगे थायोफिन फ्रॉम एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या होता है? एसिटिलीन आप जानते हैं जब कार्बन हाइड्रोजन यानी कि C2H2 कार्बन कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्डेड से जुड़े होते हैं और साथ ही साथ एक हाइड्रोजन लगा होता है। देखिए होता कैसे है, कैसे बनते हैं, इसमें ये देख लीजिए। होता है क्या कि जब एसिटिलीन के दो मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एल्यूमिना मीडियम में एक हार्ट ट्यूब से होके क्रॉस कराते हैं, तो वहां से ये थायोफिन का प्रिपरेशन हो जाता है, थायोफिन फॉर्म होता है। कैसे होता है, पहले चलिए स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद रिएक्शंस क्या होती हैं, सारी चीजें एक एक करके हम आपको डिस्कस करते हैं। ठीक, तो पहले लिख लीजिए स्टेटमेंट, लिखिए पासिंग ए मिक्सचर ऑफ एसिटिलीन passing a mixture of passing a mixture of acetylene and hydrogen sulfide मतलब H2S। passing a mixture of acetylene and hydrogen sulfide, इसको H2S को क्या कहते हैं, चलिए यहां से लिख देते हैं पूरा नाम। passing a mixture of acetylene and hydrogen sulfide हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S। ठीक, passing a mixture of acetylene and hydrogen sulfide through a tube containing alumina क्या होता है, एल्यूमिनियम का एक और होता है Al2O3। ठीक, passing a mixture of acetylene and hydrogen sulfide through a tube containing alumina at temperature 400 degree centigrade, at temperature 400 degree centigrade, then thiopine produced
ठीक, देखिए हम यही बताए थे आपको, यही सब आसान से बहुत सिंपल वे में लिखा भी रहे हैं कि क्या हम क्या बताए थे कि जब एसिटिलीन को, एक्चुअली एसिटिलीन के दो मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है। एसिटिलीन के दो मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन सल्फाइड के मिक्सचर के साथ एक ट्यूब से होके गुजारते हैं और ट्यूब में वो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड यानी कि एल्यूमिना भरा होता है हाई टेम्परेचर पर, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। ठीक, और आपका थायोफिन का प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक, तो चलिए रिएक्शंस देखते हैं। अब रिएक्शन में कैसे बनता है ये थोड़ा सा आप अच्छे से सीख पाएंगे, है ना। अब यानी कि हमने आपको एक मेथड बता रहे हैं एल्यूमिना से कैसे आप एसिटिलीन से कैसे थायोफिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें एल्यूमिना होता है। एल्यूमिना कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक, तो देखिए आपको पता है एसिटिलीन को हम थोड़ा सा दो मॉलिक्यूल एसिटिलीन है तो अरेंज करके रीअरेंज करके लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड होता है, एसिटिलीन है कि नहीं। सी एच सी एच, एसिटिलीन के दो मॉलिक्यूल का यूज करें अगर, जैसे इधर भी सी एच ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन लगा होता है, ये एसिटिलीन का। एसिटिलीन का किससे रिएक्ट कराना है, हाइड्रोजन सल्फाइड से। सल्फर पे आप जानते हैं दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि 16 ग्रुप का एलिमेंट होता है ना। इस तरह से ये एसिटिलीन के दो मॉलिक्यूल हैं और ये हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या है, एसिटिलीन। ठीक, ये भी एसिटिलीन है, एसिटिलीन। ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये अगर इन मिक्सचर को यानी कि एसिटिलीन के दो मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन सल्फाइड का एक मॉलिक्यूल के मिक्सचर को किसी ट्यूब से, और उस ट्यूब में क्या बनाना चाहिए, एल्यूमिना Al2O3 के साथ हीट करते हैं, और हीट में जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलेंगे, हाइड्रोजन एटम रिमूव होते हैं। ठीक, और आसानी से ये बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक, और थायोफिन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, कैसे देखो होगा कि जब हाइड्रोजन के ये दोनों हाइड्रोजन सल्फाइड के दोनों एटम ये हाइड्रोजन के रिमूव हो जाएं और ये कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, ये कार्बन बॉन्ड, यानी कि आप जानते हैं कि पाई बॉन्ड वीक होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो यानी कि अगर कार्बन कार्बन के बीच का ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक वैलेंसी कार्बन किसकी खाली होती है, एक इसकी, उसी तरह इसकी भी खाली होगी, इसकी। ठीक, जब दोनों वैलेंसी खाली होगी तो ये अनस्टेबल हो जाएंगे, तो ये कार्बन से बॉन्ड बना लेगा इस तरह से, जो इस वैलेंसी कार्बन की खाली होगी और यहाँ सल्फर की भी वैलेंसी खाली होगी हाइड्रोजन के रिमूव होने से, तो कार्बन और सल्फर आपस में जुड़ जाएंगे और इस तरह से एक रिंग बन जाएगा 5 मेंबर कंपाउंड का। ठीक, और उसी को कहते हैं थायोफिन, क्योंकि इसमें 4 कार्बन एटम हो जाएंगे और एक सल्फर होगा। ठीक, तो देखिए कैसे होता है, हमने क्या बताया कि एसिटिलीन का जो कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्डेड है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, यही बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बचेगा, डबल, और यहाँ हाइड्रोजन अभी भी लगा है। ठीक, और उसी तरह यहाँ भी कार्बन, एसिटिलीन के कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन अभी भी लगे हैं। जब देखिए ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक वैलेंसी इसकी खाली हुई, एक वैलेंसी इसकी, क्योंकि आप देख रहे हैं कार्बन पे 3 बॉन्ड दिख रहा है और 3 बॉन्ड, जबकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाते हैं तब ये स्टेबल होते हैं। तो करेगा क्या, इस कार्बन से ये कार्बन आपस में जुड़ जाएगा। अब ये देखो इस कार्बन की भी वैलेंसी अभी कंप्लीट नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या करेगा, सल्फर यहाँ बचा है। ठीक, तो सल्फर से आपस में जुड़ के यहाँ से क्या बना लेगा, सल्फर से जुड़ के कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ठीक, जो स्ट्रक्चर यहाँ बनता दिख रहा है इसी को क्या कहते हैं, थायोफिन, थायोफिन कहते हैं इसको। ठीक, इसी स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, ये तो जानते हैं, अगर हम केवल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर शो करें, यही स्ट्रक्चर होता है कि नहीं। ठीक,
सल्फर पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये स्ट्रक्चर सिमिलर है और इससे थायोफिन बना है और रिलीज क्या हुआ था बाई प्रोडक्ट में, हाइड्रोजन का रिमूवल H2 मॉलिक्यूल जब रिमूव हुए हैं या उस तरह से ये थायोफिन बना। तो बहुत सिंपल है, आसान है कि जब एसिटिलीन के दो मॉलिक्यूल लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के मिक्सचर के साथ, किसी ट्यूब से होकर क्रॉस कराते हैं और उस ट्यूब में क्या होना चाहिए, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, जिसका फार्मूला क्या होता है Al2O3। ठीक, तो करता क्या है ये कि हाइड्रोजन पे सल्फर के हाइड्रोजन सल्फाइड के दोनों हाइड्रोजन एटम को रिमूव करता है, H2 के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं और ये कार्बन के ट्रिपल बॉन्डेड को ब्रेक करने में मदद करता है, हेल्प करता है हाई टेम्परेचर के कारण। क्योंकि देखो हाई टेम्परेचर लिया गया है तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है इस कार्बन कार्बन के। एक्चुअली जब होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा इस तरह से, यहां देखो, ठीक, और इस तरह से होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में आप जानते हैं सिंगल एरर हाफ सिंगल एरर्स दिखाते हैं। तो ये पाए एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो आसानी से जब ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक, जब ये बॉन्ड टूटेंगे होमोलिटिकली इस तरह से ना, ठीक, इस तरह से होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएगा, एक इसके पास, शेड इलेक्ट्रॉनों का एक इसके पास एक इसके पास, ये ऑड इलेक्ट्रॉन आपस में इनके H2 के फॉर्म में हो जाते हैं और ये कार्बन कार्बन एक एक ऑड इलेक्ट्रॉन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं इस तरह से, हाँ, ठीक, और इसके पास भी एक एक ऑड इलेक्ट्रॉन है तो ये सल्फर के ऑड इलेक्ट्रॉनों से क्या करेगा, जाके रिएक्ट कर जाएगा इसके होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं और इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो ये तो पहला मेथड था एसिटिलीन से थायोफिन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। चलिए कुछ नेक्स्ट और अगला मेथड के बारे में बात करते हैं हम लोग। चलिए सेकेंड मेथड, सोडियम सक्सीनेट से भी हम थायोफिन का फॉर्मेशन कर पाते हैं। ठीक, सोडियम सक्सीनेट, सोडियम सक्सीनेट होता क्या है, जब सक्सीनिक एसिड को सोडियम से रिएक्ट कराते हैं, यानी कि सोडियम सक्सीनिक एसिड का बेस से रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम सक्सीनेट बना था। ठीक, सोडियम सक्सीनेट। अब आप जानते हैं सक्सीनिक एसिड एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, वो भी सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो उसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके अगर लिख दें तो पहले हम लिखते हैं क्या, सेकेंड मेथड क्या पढ़े हैं, फ्रॉम सोडियम सक्सीनेट से, फ्रॉम सोडियम सक्सीनेट, सक्सीनेट, फ्रॉम सोडियम सक्सीनेट। सोडियम सक्सीनेट से कैसे बनाते हैं, पहले ध्यान से स्टेटमेंट को देखिए। करते क्या है कि जब कभी सोडियम सक्सीनेट को फास्फोरस ट्राइसल्फाइड के साथ हीट करते हैं तो थायोफिन का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां फास्फोरस का ट्राइसल्फाइड सल्फर डोनेटिंग का काम करता है, जिससे क्या हो जाता है थायोफिन में हेटेरो एटम सल्फर जाके फिट हो जाता है। ठीक, तो पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए फिर रिएक्शन की बात हम करते हैं। इसमें लिखिए, लिखिए ऑन हीटिंग या वार्मिंग, लिखिए, लिखिए वार्मिंग से, वार्मिंग मतलब गर्म करने से, वार्मिंग ऑफ, वार्मिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ सोडियम सक्सीनेट, वार्मिंग ऑफ सॉल्यूशन, लिखिए वार्मिंग ऑफ सॉल्यूशन, वार्मिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सक्सीनेट, सोडियम सक्सीनेट with phosphorus trisulfide, phosphorus trisulfide, ठीक, फास्फोरस ट्राइसल्फाइड
फास्फोरस ट्राइसल्फाइड। ठीक, वार्मिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सक्सिनेट विथ फास्फोरस ट्राइसल्फाइड also produce थायोफिन। थायोफिन का फॉर्मेशन करता है। हमने क्या बताया, जब कभी सोडियम सक्सिनेट को फास्फोरस के ट्राइसल्फाइड के साथ हीट करते हैं तो थायोफिन का फॉर्मेशन होता है। चलिए इसकी रिएक्शंस के थ्रू सीखते हैं कि आखिर ये बनता कैसे है, इसकी रिएक्शंस कैसे होती हैं। ठीक है, देखिए हम थोड़ा सा भी अरेंज करेंगे सोडियम सक्सिनेट के लिए। तो ये सक्सिनिक एसिड से बनता है सोडियम सक्सिनेट। कैसे बनता है, जब सक्सिनिक एसिड की रिएक्शन किसी बेस, सोडियम कंटेनिंग बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो सोडियम सक्सिनेट का साल्ट बन जाता है। वो कैसे होता है, यहां देखिए। ठीक, और इससे क्या लगा होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे रहते हैं ना, सोडियम सक्सिनेट, सोडियम सक्सिनेट कुछ इस तरह से ONA। ठीक, ये एक्चुअली कैसे हम बनाए, देखो इतने ग्रुप को क्या कहते हैं, सक्सिनिक एसिड, CH2 CH2। ठीक, COOH को क्या कहते हैं, सक्सिनिक एसिड। जब इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं सोडियम से तो क्या बन जाता है, सोडियम सक्सिनेट। तो यही तो लिखा गया रीअरेंज करके। एक्चुअली एक कार्बोनिल ग्रुप है, CO लगा होता है। ठीक, और इससे ONA जड़ा है। तो यही चीजें हमने थोड़ा सा भी अरेंज करके लिखा ना। तो इसका क्या नाम है, सोडियम सक्सिनेट। इसको क्या कहते हैं, सोडियम सक्सिनेट। ठीक, ये सोडियम सक्सिनेट है। जब सोडियम सक्सिनेट की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, फास्फोरस ट्राइसल्फाइड के साथ। फास्फोरस ट्राइसल्फाइड, देखिएगा आइट नहीं IDE है। फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का मतलब क्या होता है, ठीक, P2S3 के साथ अगर हीट करते हैं, P2S3 के साथ। अब ये फार्मूले कैसे बनते हैं थोड़ा सा आप जानते होंगे कि फास्फोरस जो होता है नाइट्रोजन फैमिली के 3 बांड बनाता है, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली के 2 बांड बनाते हैं, वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूल बनते हैं। इसी को कहते हैं फास्फोरस का ट्राइसल्फाइड। हीट करते हैं तो हीट जब भी करेंगे, है ना, तो सीधे सीधे बन जाता है क्या, थायोफिन का फॉर्मेशन होता है। थायोफिन कैसे बनेगा अभी हम आपको बता रहे हैं, पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। ठीक, इस तरह से थायोफिन का प्रोडक्शन हो जाता है। इसी को कहते हैं क्या, थायोफिन। थायोफिन, ये थायोफिन बन गया। अब बाई प्रोडक्ट में क्या निकलता है, बाई प्रोडक्ट में निकलता है NaPO2S और सल्फर अलग से। ठीक, फिर बाई प्रोडक्ट में ही निकल जाएगा 2NaPO2S अलग से रिलीज हो जाता है, एक सल्फर इसका यहां पर आ जाता है। तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट बना कैसे, ये देखिए ध्यान से जरा देखिए। होता क्या है कि जब कभी भी सोडियम सक्सिनेट को फास्फोरस ट्राइसल्फाइड के साथ हीट करते हैं तो दोनों सोडियम निकल जाते हैं और साथ ही साथ चारों ऑक्सीजन एटम रिमूव हो जाते हैं, यानी कि इतना पोर्शन निकल जाएगा। और जो ये फास्फोरस का ट्राइसल्फाइड होता है, फास्फोरस का ट्राइसल्फाइड करता क्या है, अपने सल्फर को ये डोनेट करता है।
सल्फर रिच कंपाउंड है, तो सल्फर कहाँ पे जाएगा, एक सल्फर एटम थायोफिन के पास चला जाता है और दो सल्फर इस कंपाउंड के पास, और साथ ही साथ फास्फोरस बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाते हैं। ठीक, फास्फोरस के दोनों एटम रिलीज हो जाते हैं। तो इस तरह से कोई एक कंपाउंड ये बनता है। और कैसे बनता है, जब कभी सोडियम सक्सीनेट को फास्फोरस ट्राइसल्फाइड के साथ हीट करते हैं, इस तरह से सोडियम सक्सीनेट से थायोफिन का प्रोडक्शन हो जाता है। इसमें करता क्या है, इतना वाला पोर्शन यहां से ये सब रिलीज हो जाते हैं और यहां से एक सल्फर जाके इसके वैलेंसी को सेटिस्फाइड करते हुए जुड़ जाता है, और इसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में एक एक हाइड्रोजन भी रिमूव होके क्या हो जाते हैं, आसानी से ये डबल बॉन्ड बनाते थायोफिन का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक, ये सिंपल वे में डायरेक्ट रिएक्शन थी, इसको ये आपको देख लेना है, समझ लेना है, इसकी मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो चलिए ये कुछ मेथड से प्रिपरेशन के रेस्पेक्ट में थायोफिन के। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं ना। जैसे अब तक पढ़ते आए हम लोग कि किसी भी कंपाउंड की अगर प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते आए, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी में उसकी सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड है, गैस है, उसका नेचर कैसा है, ठीक, उसकी स्मेल कैसी है, यही सब चीज सीखते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ थायोफिन। प्रॉपर्टीज ऑफ थायोफिन। थायोफिन की क्या प्रॉपर्टी, अब हम इसके बारे में सीखते हैं, है ना। देखिए, हम अभी बताएं आपको कि सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं ना। प्रॉपर्टी में फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ये तो जान चुके आप लोग, फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते क्या है। अब हम थायोफिन की अगर बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए, तो सबसे पहली बात, जो थायोफिन होता है एक लिक्विड होता है और वो भी कलरलेस। कलर यानी कि थायोफिन कैसा कंपाउंड होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट होता है 84 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि ऐसा कलरलेस लिक्विड होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 84 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो चलिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एक एक करके पॉइंट बना के आप लिखते चलिए, आसान रहेगा। लिखिए, थायोफिन इज, थायोफिन इज colorless, colorless liquid, colorless liquid। ठीक, और इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है कितना होता है, 84 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 84 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस किया कि जो थायोफिन होती है कलरलेस लिक्विड होता है, यानी कि इसका कोई स्पेसिफिक अपना कलर नहीं होता है, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट लगभग कितनी होती है, 84 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, अब बात आती है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझते होंगे ना, जब किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है तभी कोई चीज बॉयल होने लगती है। तो यानी कि 84 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस थायोफिन का जो वेपर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता होगा। ठीक, तो चलिए अब सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें। देखो, जो थायोफिन होता है इसकी जो स्मेल होती है एग्जैक्टली मिलती जुलती है बेंजीन से। ठीक, तो ये भी आप अगली प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, लिखिए, यानी कि थायोफिन की स्मेल कैसा होता है, बेंजीन के जैसा होता है। ठीक, इसमें लिखिए, इट स्मेल्स लाइक बेंजीन, इट फॉर थायोफिन, इट स्मेल लाइक बेंजीन, बेंजीन की तरह ये स्मेल करता है, क्योंकि ये भी एरोमेटिक भी है ना। अब अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें, थायोफिन जो होता है
वाटर में इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है? वाटर में इनसॉल्युबल होता है। और कुछ जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उसमें ये आसानी से सॉल्युबल होता है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, बेंजीन। ठीक, उसमें ये आसानी से सॉल्युबल होता है। तो अगली प्रॉपर्टी आप लिखेंगे, इट इज इनसॉल्युबल, इट इज इन इट इज इनसॉल्युबल, एक ही में लिखिएगा, इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर फॉर पोलर सॉल्वेंट में कभी ये सॉल्युबल नहीं होता ना, क्योंकि ये नॉन पोलर का मॉलिक्यूल है ना। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट हाईली सॉल्युबल, बट हाईली soluble but highly soluble in most of organic solvent, in most of organic solvent such as, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम यूज क्या करते हैं, सच एज, जैसे कि CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, ठीक, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, हम इसको पढ़ चुके हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। आपको बताया गया था जब फ्यूरान का कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बनता है। ठीक, सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एंड बेंजीन, एंड बेंजीन। जैसे एक चीज आप जानते हैं, कहा जाता है जैसे को तैसा घोलता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, पोलर पोलर में घुलते हैं, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलते हैं। तो इसका मतलब थायोफिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि नॉन पोलर है, तो इसका मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंटों में ही घुलेगा। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ज्यादातर नॉन पोलर ही होते हैं और उसमें ये सॉल्युबल होगा। और जो वाटर जो होता है वो पोलर होता है, इसलिए उसमें ये सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक, तो हम यहाँ कुछ प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस किए हैं। ठीक, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी। चलिए अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करेंगे तो थायोफिन, थायोफिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है बहुत ही आसानी से, है ना, जबकि बहुत सारे रिएक्शंस को नहीं ये देता है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो कुछ फ्यूरान के कंपाउंड थे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करके, या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम के साल्ट से रिएक्ट करके कपलिंग रिएक्शन देते थे, उस रिएक्शन को ये नहीं देता। ठीक, यानी कि पहली बात इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, और कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा थायोफिन के सेकेंड पोजीशन पर जाके ऐड होता है। अगर कभी सेकेंड पोजीशन ब्लॉक होता है तो जाके बाई चांस थर्ड पोजीशन पे अटैक करता है, लेकिन मोस्ट प्रेफरेंस हमेशा सेकेंड पोजीशन कार्बन से होता है। ठीक, तो चलिए कुछ रिएक्शन से देते हैं कुछ नहीं देते हैं, सारे रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, थायोफिन की। सबसे पहले देखो, थायोफिन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस को देता है। जैसे आपने देखा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जब कोई एक इलेक्ट्रोफाइल किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करता है तो यही रिएक्शन को कहते थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं सभी इस रिएक्शन को फॉलो करते हैं। ठीक, तो चलिए पहले कुछ स्टेटमेंट हैं लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए स्टेटमेंट बना के लिखते हैं, लिखिए थायोफिन
thiopene participate in participates in thiopene participates in electrophilic thiopene participates in electrophilic aromatic substitution reaction. Thiopene participates in electrophilic aromatic substitution reaction. Substitution reaction easily. तो कहने क्या मतलब है कि थायोफीन में जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये बहुत ही आसानी सिंपल वे में हो जाती है ना। ठीक, ये बातें हमने यही लिखा है ना। अब बात करते हैं कौन कौन से रिएक्शन ये नहीं देता है। पहली बात, थायोफीन बेसिक कैरेक्टर शो नहीं करता। बात समझिए, थायोफीन में बेसिक कैरेक्टर नहीं होते। जैसे फ्यूरान में हमने पढ़ा था कि फ्यूरान में बेसिक कैरेक्टर्स होने के कारण स्ट्रांग एसिड से जब भी ये रिएक्ट करता था तो पॉलीमेराइज हो जाता है, लेकिन थायोफीन जो होता है क्या कि बेसिक कैरेक्टर होते नहीं है, इसलिए ये स्ट्रांग एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। तो कहने का मतलब इसमें बेसिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं कौन, थायोफीन। ठीक, तो अगली पॉइंट बनाइए, आप लिख सकते हैं इसमें, लिखिए थायोफीन डू नॉट thiopene do not show basic character थायोफीन बेसिक कैरेक्टर को शो नहीं करता है। ठीक, अब देखिए थायोफीन एक रिएक्शन और नहीं देता है, डाई एल्डर्स रिएक्शन जो फ्यूरान देता था। फ्यूरान डाई एल्डर्स रिएक्शन देके 2+4 का साइक्लिक कंपाउंड बनाता था ना, तो वो चीजें नहीं करता है कौन, थायोफीन। तो अगला पॉइंट ये भी लिखिए थायोफीन डज नॉट अंडरगो डाई एल्डर्स रिएक्शन। Thiopene does not undergo undergoes die-Elders reaction. Die-Elder रिएक्शन कहने क्या मतलब, थायोफीन डाई एल्डर्स रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, कहने और एक चीज और रिएक्शन अभी आपको पहले बता चुके हैं, कोई भी थायोफीन्स होते हैं या उसका डेरिवेटिव्स जो होता है कभी भी कपलिंग रिएक्शन नहीं करता। किसके साथ, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। तो ये भी एक रिएक्शन की एक पॉइंट बना के लिख लीजिए। लिखिए thiophenes do not react with thiophenes do not react thiophenes do not react with benzene diazonium chloride benzene diazonium chloride benzene diazonium chloride to form coupling reaction, COUPLING
कपलिंग रिएक्शन। ठीक, कहने का क्या मतलब, थायोफीन कभी भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करके कपलिंग रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं बनाता। कपलिंग रिएक्शन प्रोडक्ट भी लिखिए ना। कहने क्या मतलब कि थायोफीन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कभी रिएक्ट नहीं करेगा। जितने भी कलरिंग मटेरियल ज्यादातर बनते हैं ये कपलिंग रिएक्शन के थ्रू बनते हैं, यानी कि जितने भी डाइज कलर ये सब बनाए जाते हैं कपलिंग रिएक्शन के थ्रू बनाए जाते हैं। तो ये रिएक्शन थायोफीन नहीं देते हैं। तो हमने यहाँ कुछ रिएक्शन बताए हैं जो थायोफीन देता है, कुछ रिएक्शंस नहीं देते हैं, उन सब के बारे में आपको डिटेल से बता दिया गया है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे एक एक करके कि किस टाइप की रिएक्शन ये देता है, कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, इसकी बात। तो मेनली देखो, थायोफिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, तो हम उसी के प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहले आप लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जो थायोफिन होता है, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा थायोफिन के सेकेंड पोजीशन यानी कि C2 कार्बन पर अटैक करते हैं और सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप लिखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। थायोफिन की हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक, जैसे आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत सी रिएक्शन होती है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ठीक, बहुत सारी रिएक्शन। तो एक एक करके हम डिटेल से स्टडी करना शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हमेशा थायोपिन के सेकेंड पोजीशन यानी कि C2 कार्बन पर अटैक करता है, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है। तो पहले ये स्टेटमेंट आप लिखेंगे, लिख लीजिए, इसमें लिखिए ऑल द इलेक्ट्रोफाइल, ऑल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन all electrophilic substitution reaction in thiophin, all electrophilic substitution reaction in thiophin takes place at position 2, पोजीशन 2 का मतलब C2 कार्बन पे, है ना। जितना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो थायोपिन के सेकेंड पोजीशन पर होती हैं। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब एक एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहली रिएक्शन हम जैसे पढ़ते हैं नाइट्रेशन की बात चलिए करते हैं। नाइट्रेशन देखो, सबसे पहली बात जानो कि नाइट्रेशन में नाइट्रेटिंग एजेंट फ्यूमिंग HNO3 लेते हैं। ठीक, ये जनरली यही लेते हैं, लेकिन फ्यूरान और पायराल के केस में ये नहीं लिया गया था। क्यों? क्योंकि फ्यूरान और पायराल लेस एरोमेटिक कंपाउंड होते थे, वहीं थायोफिन ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर कंटेन करता है थायोफिन और फ्यूरान के कंपेयर में। इसलिए सिंपल नाइट्रेटिंग एजेंट से नाइट्रेशन हो जाता है और नाइट्रो ग्रुप हमेशा थायोफिन के सेकेंड पोजीशन पे अटैक करते हैं, तो क्या बन जाता है, 2 नाइट्रो थायोफिन बनाते हैं। ठीक, यही स्टेटमेंट आपको लिखना है। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए,
इसकी रिएक्शंस मैकेनिज्म कैसे होती हैं हम बहुत बार सीख चुके हैं। ठीक, फ्यूरान में भी बताए थे और इसके पहले भी बताए थे। तो इलेक्ट्रोफिलिक कोई भी रिएक्शन होती है हमेशा 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फिर दूसरा स्टेप क्या होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन एरोमेटिक कंपाउंड एंड फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, तीसरे स्टेप में लॉस ऑफ प्रोटॉन और फिर से वो एरोमेटिक कैरेक्टर गेन करता है। तो तीनों स्टेप वही होती हैं, सारी चीज सिमिलर है। तो बस थोड़ा जो डिफर है वही हम आपको यहाँ लिखवा दे रहे हैं। लिखिए, इसको इस तरह से लिखेंगे। लिखिए, थायोफिन हैज मोर एरोमेटिक कैरेक्टर, मोर एरोमेटिक कैरेक्टर, मोर एरोमेटिक कैरेक्टर देन फ्यूरान एंड पायरा, then फ्यूरान एंड पायरल। हम यहाँ क्या लिखे हैं, फ्यूरान और पायरल के कंपेयर में थायोपीन ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर वाला कंपाउंड होता है। ठीक ना। अब क्या करते हैं, इसीलिए आसानी से जो सिंपल नाइट्रेटिंग रिएजेंट लेते हैं उसके प्रेजेंट में आसानी से नाइट्रेशन पॉसिबल होता है थायोपीन के केस में। तो सबसे पहले वही लिख लीजिए। लिखिए, देयरफॉर इस तरह से, देयरफॉर नाइट्रेटिंग, देयरफॉर नाइट्रेशन रिएक्शन ऐसे, देयरफॉर नाइट्रेशन रिएक्शन is carried out by using normal nitrating, carried out by using normal nitrating reagent। जो नॉर्मल नाइट्रेटिंग जो रिएजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, फ्यूमिंग HNO3, फ्यूमिंग HNO3। जो नाइट्रिक एसिड होता है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, उसी को नाइट्रेटिंग एजेंट लेते हैं। फ्यूमिंग का मतलब कंसंट्रेटेड, HNO3 कंसंट्रेटेड, H2SO4 के मिक्सचर को कहते हैं फ्यूमिंग HNO3। तो यही नाइट्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में आसानी से इसमें नाइट्रेशन पॉसिबल हो जाता है, वो भी नाइट्रेट ग्रुप थायोपीन के सेकेंड पोजीशन पर अटैक करते हैं, 2 नाइट्रोथायोपीन बनाते हैं। चलिए इसके हम कुछ जो रिएक्शंस होती है उसकी बात करते हैं। जैसे ये क्या है, थायोपीन, थायोपीन की अगर रिएक्शन फ्यूमिंग HNO3 से करा दें, फ्यूमिंग HNO3, फ्यूमिंग HNO3 से कराएं और साथ में किसके प्रेजेंस में, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड मतलब ग्लेशियल CH3COOH के प्रेजेंस में। तो जो नाइट्रो ग्रुप यहां से निकलता है सीधे थायोपीन के सेकेंड पोजीशन यानी कि सेकेंड C2 कार्बन पे आके नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है। इसी रिएक्शन को कहते हैं नाइट्रेशन ऑफ थायोपीन। जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम होता है 2
नाइट्रोथायोफिन। क्या कहते हैं? 2 नाइट्रोथायोफिन। अब 2 नाइट्रोथायोफिन क्या कहते हैं? क्योंकि इस सल्फर को फर्स्ट एटम, ये सेकेंड एटम, सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है और इतने कंपाउंड को थायोफिन कहते हैं, इसलिए इसका नाम हो जाता है 2 नाइट्रोथायोफिन। ठीक, इसी रिएक्शन को कहते हैं नाइट्रेशन ऑफ थायोफिन। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ थायोफिन। ठीक, थायोफिन के रेस्पेक्ट में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में आप पहले से भी पढ़ चुके हैं, ठीक उसी तरह रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, बस आज यहीं तक रखते हैं। ठीक, कैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगा ऐसे आगे का कंटिन्यू कल हम करेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में। बस आज यहीं तक, उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। ठीक ना? ओके, थैंक यू।